वर्ल्ड वॉर 3 है उसके अब आसार नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला दुनिया का 12% चांदी का उत्पादन करता है। ये जो चांदी है 2 जनवरी को 11 जहाजों में रशिया और चाइना चली गई। 1 जनवरी से चीन ने कहा कि वो सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है और वेनेजुएला का जो गोल्ड रिजर्व है वो मडूरो ने चाइना को प्लेज कर दिया। अब अमेरिका को इसका जवाब देना था। इसीलिए एलॉन मस्क, जिसकी ट्रंप से बनती नहीं थी, वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था दिसंबर के महीने में। मडूरो जो था वो सिर्फ एक्सक्यूज था, तेल नहीं आएगा तो तेल के बिना चाइना जो है ताइवान पे कैसे हावी होगा। तभी तो पुतिन यहाँ पे जब इंडिया आया था तो उसने भारत सरकार के साथ में डील साइन की है कि भाई यहाँ से वर्कर भेजो साइबेरिया में। शी जिनपिंग बहुत डरा हुआ है कि कभी ना कभी कू हो जाएगा। अभी चाइना की जो रेलवे लाइन है लासा से काठमांडू पे आने वाली है, तो हम भी मडूरो की तरह नहीं उठा सकते किसी को वहां से? जो जिगरा है तो उठा पाओगे यार। आपकी पूरी मिसाइल सिस्टम गाइडेंस टारगेटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान चाइना जीपीएस पे चलती है। जीपीएस किसका है? अमेरिका का है। और वो जो अलायंस है जापानीज, उसको आपने त्याग दिया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। इंडिया की जो नाव है ना, किश्ती है, वो मझधार में है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया अरिहंत। सर, हमने 1.5 साल पहले एक रिकॉर्डिंग की थी, एक एपिसोड किया था ईरान के ऊपर और किस तरीके से वो एक बैटल ग्राउंड हो सकता है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। बट ऐसा लग रहा है कि वो जो कन्वेंशनल वे में हम सोचते थे वर्ल्ड वॉर 3 की, सब कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन, वैसा शायद कुछ नहीं होता दिख रहा है। बट एक बड़ा गेम चल रहा है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें पता नहीं क्या आ गया है कि वो पीस प्रेसिडेंट से एकदम पूरा इंपीरियल प्रेसिडेंट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर वापस से आ रहा है कि कभी वेनेजुएला पे एक वो कब्जा कर लिया कभी ग्रीनलैंड की बातें हो रही है, कनाडा की भी बातें हो रही थी। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है दुनिया में। ईरान के ऊपर अभी रिजीम चेंज ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि जब भी रिजीम चेंज ऑपरेशन करना हो, मूड हो यूएस का, तभी बहुत ही अच्छे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं ईरान में तो बहुत ही कन्वीनियंट है। तो ये सारी पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वेनेजुएला में अभी तक बहुत से लोगों की बहुत सारी थ्योरी है कि हुआ क्या एग्जैक्टली क्योंकि इतना ब्रिलियंट ऑपरेशन था वो। तो हम शुरुआत करते हैं, इस पूरे सिनेरियो पे बात करेंगे। वेनेजुएला से शुरुआत करते हैं, फिर हम ईरान पे आएंगे और लार्जर चाइना यूएस का जो चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो क्या है एग्जैक्टली आपकी क्या थ्योरीज हैं इसमें? वर्ल्ड वॉर 3 है, तीसरा विश्व युद्ध, जिसके बारे में हमने मई 2024 में बात की थी पहली बार। उसके अब आसार नज़र आ रहे हैं, सफाई से क्लियर पिक्चर आ रही है कि ये डायरेक्ट, अभी तक तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये अभी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। उसके 3 बैटल ग्राउंड्स हैं, एक यूक्रेन है, एक वेनेजुएला है और एक ईरान है। अब आपने वेनेजुएला की बात की क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है और उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो एक बड़ा रिसोर्स रिच देश है। तो थोड़ा उसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा था, क्या कारण था। वेनेजुएला में जब तेल मिला पिछले 50-60 साल पहले, तो उस समय उसकी प्रगति बहुत तेज़ी से हुई और इतनी तेज़ी से हुई कि वो जो ऑयल को के जो रेवेन्यूज़ का कंट्रोल था, उसका जो डेवलपमेंट था, वो सारा अमीरों के पास था। तो जो गरीब लोग थे जो कि झोपड़पट्टियों में रहते थे, झुग्गी झोंपड़ियों में, वहाँ पे उनके कहते हैं फवेलास, उनके बीच में जन आक्रोश पैदा हुआ और एक जज्बा पैदा हुआ कि इस सत्ता को हम चेंज करें। तो 1998 के चुनाव में एक कर्नल जो था, जो पॉलिटिक्स में चला गया था, राजनीति में घुस गया, उसका नाम था सीजर शेवेज। तो जो कर्नल शेवेज था वो राष्ट्रपति के लिए उसने चुनाव लड़ा और वो जीत गया। उसके बाद में उसने 1999 में जो संविधान था उसको बदल दिया और वेनेजुएला को एक डोमिनेंट वन पार्टी स्टेट की तरफ में उसने पुश किया। तो पर उसने साथ में सैनिटाइजेशन इम्प्रूव की, हेल्थ केयर इम्प्रूव किया, एजुकेशन इम्प्रूव किया और वो 35 मिलियन का देश है आबादी का। 7 मिलियन घरों को उसने नए बना दिए। तो उसमें आप देखिए कि जो एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो सबको उसका डेवलपमेंट का फ़ायदा मिल गया और वो मतलब सोशल जो वेलफेयर है, पूरा वेलफेयर स्टेट बन गया। लेकिन वेलफेयर स्टेट बनते बनते वो साथ में बैंकरप्ट भी हो गया
और 2012 में उसको एक पता नहीं कैंसर था या क्या ऐसी बीमारी थी, तो उसने अपना जो उसका फॉरेन मिनिस्टर था निकोलस मडूरो, जिसने कि ये इक्वेशंस बनाए थे ईस्ट के साथ में, ईस्ट में मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि रशिया और चाइना के साथ, तो उनके साथ में उसने रिलेशंस बनाए। तो उसने शेवेज ने मडूरो को नॉमिनेट किया कि भाई ये मेरा वारिस है, और शेवेज चला गया क्यूबा, और वहाँ पे फिर कुछ दिनों बाद में 2013 में उसकी मौत हो गई, मर गया वो। तो मडूरो जो है वो मडूरो ने 2013 के चुनाव में 51% मेजॉरिटी जीती, 51-49। लोग कहते हैं कि उसने वोट चुराए, और ये बड़ा भारी उसमें शोर मचा, लेकिन वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई कर दिया, क्योंकि तब तक जो सारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के वो सरकार के समर्थक थे। पिछले आप समझिए 98 से लेके 2013 15 साल में उसने शेवेज ने सारे इंस्टीट्यूशंस वेनेजुएला के कैप्चर कर लिए थे, अपनी पार्टी के लोग सब जगह बैठा दिए थे। ये क्लासिक इंटरनल कू होता है। तो 2018 के फिर चुनाव में बड़ा डिस्प्यूट आया कि भाई इसमें तो वोट चोरी हुई है, और ये जो ऑपोजिशन का कैंडिडेट था उसको जीतना चाहिए था। और उसी दौरान उन्होंने ये जो सत्ता जो जिनके हाथ में थी, मडूरो के हाथ में, उसने या तो ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डाल दिया या उनको देश से बाहर निकाल दिया, एग्जाइल में भेज दिया। और 2024 के चुनाव में यही हुआ फिर से, जो 2018 में हुआ था। अब 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडाइक्ट किया, चार्ज किया मडूरो को कि उसने भाई मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसने ड्रग स्मगलिंग की है, उस करप्शन के चार्जेस पे। तो वो चार्जेस 2022 मार्च में लग गए थे, जबकि ट्रंप अपनी पहली टर्म में चल रहा था, और 2020 के चुनाव के पहले 2020 में ही हुआ। तो 2013 से लेके 2020 तक जो इकोनॉमी थी वो 80% सुकड़ गई। वेनेजुएला की इकोनॉमी 80% सुकड़ गई, क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे थे, वो तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और मैं आपको बताना भूल गया कि वेनेजुएला के पास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स 303 बिलियन बैरल हैं, जो कि दुनिया के 17% ऑयल रिजर्व्स कहलाते हैं। तो यानी कि आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 5वां हिस्सा दुनिया का जो तेल है वो वेनेजुएला की धरती में है। तो क्या हुआ कि इसके बाद में सैंक्शंस हुए, और उसी दौरान मडूरो ने ये प्रयत्न किया कि मैं जो तेल है, जब 1973 की लड़ाई हुई थी, अरब इजरायली वॉर, तो हेनरी किसिंजर जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने सऊदी अरेबिया को कन्विंस किया। तो उसने ये कन्विंस किया कि भाई सऊदी अरेबिया को कि आप सिर्फ तेल को डॉलर में बेचो। और उस समय वेनेजुएला जो था वो अमेरिका के अलायंस में था, तो एक ओपेक कार्टेल बना था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो पूरे कार्टेल को, और उस वक़्त शाह ईरान का बादशाह था, वो भी प्रो अमेरिकन था, तो उसने पूरे ओपेक कंट्रीज़ को उसने कन्विंस किया कि भाई आप जो तेल है आप सिर्फ डॉलर में बेचोगे, और इसकी कीमत जो है वो डॉलर में इस्टेब्लिश होगी। तो ये हुआ पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। और इसका ये एडवांटेज यूएसए को था कि वो तेल उसके लिए मुफ्त था, क्योंकि जो उसको तेल खरीदना था उसने सिर्फ अपना डेफिसिट बढ़ाना था और तेल खरीदना था। अब तब से डेफिसिट बढ़ता 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 अब 38 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ये इसलिए हुआ कि इतने सालों से अमेरिका ने मतलब कागज़ दे के तेल लिया, ठीक है। और इसमें ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि उसी टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड से जो पेग होती थी इकोनॉमी, डॉलर, वो हटके एक तरीके से पेट्रो वाला बैकिंग हो गया उसको, डॉलर को। तो क्या हुआ कि वेनेजुएला ने जब ये देखा कि भाई, ये जब मडूरो ने देखा कि भाई ये तो डॉलर है, हम सैंक्शन हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं, और डॉलर की इन्फ्लेशन भी है, तो अब हम इस जंजाल से कैसे निकलें। तो उसने क्या किया कि 2025 नवंबर दिसंबर तक
99% वेनेजुएला का तेल नॉन डॉलर करेंसीज में बेचा जा रहा था। अब उसका आप ब्रेकडाउन देखेंगे तो 70% तेल उसका ये बिटकॉइन और ये स्टेबल कॉइन जो डॉलर लाइक है, लेकिन उसका कोई स्विफ्ट के थ्रू जो इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म है उस पर आप उसका गला नहीं घोट सकते उस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि वो वॉलेट टू वॉलेट है, पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र है। तो 70% तेल उसका स्टेबल कॉइन में बिक रहा था। फिर डिजिटल युआन, जो चाइनीज़ का युआन है डिजिटल, उसके थ्रू बिक रहा था, डेट स्वॉप्स के थ्रू बिक रहा था और बार्टर के थ्रू बिक रहा था। तो 99% दुनिया का जो मतलब 17% रिजर्व वाला ऑयल रिजर्व वाला देश है, वो अपना तेल जो है वो चाइना को सैंक्शन से इवेड करके बेच रहा था नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड पेमेंट मैकेनिज्म से। तो ये यूएस को बड़ा धक्का लग रहा था, क्योंकि ये ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही थी और भी कंट्रीज़ जा रही थी। तो एक ये आर्थिक संकट जो है ये नज़र आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स को। अब क्या हुआ कि चाइना ने ये देखा कि भाई हम जो हैं हमने इन्वेस्ट किया है यूएस ट्रेजरी बिल्स में, यूएस डेट में, और उन्होंने 2013 तक जो पीक था 1.32 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिकन डेट खरीदा था, मतलब कि ट्रेजरी बिल्स खरीदे थे, और बेचते 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 वो 2025 में 688 बिलियन डॉलर्स पे आ गए थे जो उनके पास ट्रेजरी बिल्स थे। और वेनेजुएला सैंक्शंस के बावजूद 10 लाख बैरल तेल दिन में बेच रहा था। इस 10 लाख बैरल में से 8 लाख बैरल जो है चाइना को जा रहा था। अच्छा। और चाइना के पास एक उन्होंने नया 2023 में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खोला, ग्वांगडोंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने इसमें थोड़ी सी इस पर रिसर्च की है कि ये हैवी क्रूड ऑयल पे बेस था जो वेनेजुएला में मिलता है। उसके ऑरिनोको प्रोसेसिंग उतना आसान है नहीं, उसका प्रोसेसिंग आसान है, उनके लिए स्पेशल रिफाइनरीज होती हैं। तो ये जो रिफाइनरी है ग्वांगडोंग की, ये हैवी क्रूड वाली रिफाइनरी बनी है। इसकी कैपेसिटी 20 मिलियन टन सालाना है क्रूड को प्रोसेस करने की, और 1.2 मिलियन टन्स पर एनम इसमें से एथिलीन बनता है, और 2.6 मिलियन टन्स इसमें पैराक्साइलिन बनता है। और ये सब चाइना की जो सदर्न चाइना में जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, अप्लायंस की इंडस्ट्री है, माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री है, उस सब को पावर कर रही थी। तो ये जो तेल वेनेजुएला से जा रहा था 80% नॉन डॉलर करेंसी में, नॉन डॉलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, और चाइना के पास जा रहा था, क्योंकि चाइना जो है वो अपने उसका ऑलमोस्ट 80-90% जो तेल है इंपोर्टेड तेल पे निर्भर है। और ऑल दिस ऑयल इज़ पोटेंशियली सैंक्शनेबल एक्सेप्ट जो रशिया से आता है, जो ईरान से आता है, और जो वेनेजुएला से आता है। अब क्या हुआ कि सिल्वर जो है, जो ये धातु है, चांदी, ये भी इस गेम के अंदर में बड़ी इम्पोर्टेंस ले रहा है इस समय, कि सिल्वर जो है आपके एआई डेटा सेंटर्स में जा रहा है, सिल्वर जो है आपके ये सोलर पैनल्स में जा रहा है, सिल्वर जो है आपकी ईवी बैटरीज में जा रहा है, और सिल्वर जो है आपके आर्मामेंट्स में जा रहा है। आप एक क्रूज़ मिसाइल को लीजिए, उसके अंदर में करीबन 200 आउंस सिल्वर जाता है उसके गाइडेंस सिस्टम में, उसके वॉरहेड में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सिल्वर की जो सालाना प्रोडक्शन है वो 800 मिलियन आउंसेस है, और उसकी डिमांड जो है पिछले 5 सालों से ये 1.1 मिलियन आउंसेस है। तो 300 मिलियन आउंसेस का इसमें डेफिसिट आ रहा है। तो एक किस्म का स्ट्रक्चरल डेफिसिट आ गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला जो है वो भी दुनिया का 12% चांदी का उत्पादन करता है। 12%, 17% तेल, कच्चा तेल, 12% चांदी। ये चांदी जो है सारा चाइना को एक्सपोर्ट हो रही थी। उसका जो और है, उसका जो मेटल है, धातु है, और वहाँ पे रिफाइन हो रहा था चांदी। अब दुनिया के आप देखिए पूरे इस पे पिक्चर में 80% सिल्वर माइनिंग रिफाइनरीज जो रिफाइन करती है सिल्वर को, और को,
वो चाइना में है। और चाइना ये जानता है कि भाई ये जो है पूरा का पूरा खेल ये मेरे हाथों में है। तो कहीं पे भी चाहे, मतलब ये तो वेनेजुएला की बात हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का और भी जाता है, वो भी चाइना मैक्सिको जाएगा, का जाता है, पेरू का जाता है। 80% दुनिया की रिफाइनरीज वहीं पे हैं। तो चाहे आपकी कानें कहीं पे हो, कनाडा में हो, मेक्सिको में हो, पेरू में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन रिफाइनिंग के लिए वहाँ जाएंगी। अब जो आपने सिल्वर रिफाइनरी सेटअप करनी है तो उसमें टाइम लगेगा ना, देयर विल बी अ टाइम लैग। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि वेनेजुएला का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि उन्होंने दिसंबर 2025 में सैमसंग, एप्पल और टेस्ला को चांदी बेचनी थी। अब उसके जो एक्चुअल फिगर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखे, हाँ, कि दिसंबर 2025 में उसने सैमसंग को 347 मेट्रिक टन 347 मेट्रिक टन चांदी बेचनी थी। एप्पल को उसने 234 मेट्रिक टन चांदी बेचनी थी। टेस्ला को उसने 156 मेट्रिक टन चांदी बेचनी थी। ये करीबन कोई 740 मेट्रिक टन के आसपास का फिगर है। तो चाइना ने मडूरो को कन्विंस किया कि आप ये चांदी इन 3 कॉर्पोरेट्स को मत बेचो और हमें दे दो। तो वेनेजुएला ने 23 दिसंबर 2025 को फोर्स मेजर, यानी कि वो डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि दीज आर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिसमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, हम फोर्स मेजर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि ये जो चांदी है ये 2 जनवरी को 11 जहाज़ों में रशिया और चाइना चली गई। अब ये जो मैनिफेस्ट है, मतलब कि जिसमें कि वो जो चांदी जिस हवाई जहाज में जो कार्गो का मैनिफेस्ट होता है कि भाई इस प्लेन में ये इस तरह का कार्गो है, वो जो मैनिफेस्ट है उसमें लिखा गया था कि ये जो है ये सिल्वर माइनिंग इक्विपमेंट है, ये वहाँ पे जा रहा है रशिया और चाइना। अब वेनेजुएला सिल्वर माइनिंग इक्विपमेंट तो बनाता नहीं है और 47 मिनट में ये जो चांदी थी वो वेनेजुएला से प्लेन में लोड होके काराकास एयरपोर्ट से 3 हवाई जहाज़ों में चली गई। साथ में ये पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। इसके 3 हवाई जहाज़ मायामी गए, पर मायामी जाते जाते वो कहीं और मुड़ गए। उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए तो सिविलियन रेडार पे वो ट्रेसेबल नहीं थे। 2 जहाज़ माराकेबो से लेके पनामा गए। 2 जहाज़ पोर्टे ऑर्टेज जो कि वेनेजुएला का पोर्ट है और एक इंडस्ट्रियल हब है, और वो 2 नदियां जो है ओरिनोको और कारोनी नदियों के बीच में है, वो 2 वहाँ से उड़ गए जहाज़। और 2 जहाज़ AN-24 मॉस्को गए डायरेक्ट और 2 जहाज़ चीन गए। 11 जहाज़ जो है वो 2 जनवरी को उड़ गए। तो साथ में 2 और डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट हुआ कि 1 जनवरी से चीन ने कहा कि वो सिल्वर के एक्सपोर्ट पे फ्री एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है 1 जनवरी को। तो 80% दुनिया की जो रिफाइनिंग है, आफ्टर ऑल चीन जो है वो और ख़रीदता है। जब वो ख़रीदता है तो वो और उसका हो गया। अब जब उसने रिफाइन किया तो वो चांदी भी उसकी हो गई। अब उसकी मर्जी है कि मैं चांदी किसको बेचूं। बिल्कुल। तो उसने कहा जो फ्री चांदी होती थी, फ्री सेल होता था, फ्री एक्सपोर्ट था, बंद हो गया। अब एक्सपोर्ट कंट्रोल लग गए और वही रिफाइनरीज चांदी के एक्सपोर्ट को करने के लिए क्वालिफाई करेंगी जो कि ये 80 मेट्रिक टन से ज़्यादा चांदी साल में बनाती हैं और से। अब पूरे चाइना में 2 ही रिफाइनरीज हैं और बाकी जो हैं 50 मेट्रिक टन, 40 मेट्रिक टन, 60 मेट्रिक टन, 70 मेट्रिक टन वाले वो सब बंद हो गए। अब वो लोग डायरेक्टली चांदी सप्लाई करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ को, एक्सपोर्ट होता था। तो एक्सपोर्ट बंद हो गया, 2 ही बंदे एलिजिबल हो गए और उनको भी एक्सपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा चांदी एक्सपोर्ट करने के लिए।
तो चांदी पे रोक लग गई। तो मतलब एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो इतनी मासिव है चांदी की, हाँ अनलाइक गोल्ड में तो कोई एप्लीकेशन है नहीं है सच, हाँ, वो तो उसका अट्रैक्शन अलग है, बट चांदी की असली में इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, तो वो बहुत है। पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ता है हाँ, उसका। और साथ में क्या हुआ कि 1 जनवरी को जो चाइना का डिजिटल युआन था, उसकी जो युआन करेंसी है, डिजिटल युआन था, उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया और उसको उन्होंने इंटरेस्ट बेयरिंग युआन बना दिया, ताकि जो आप युआन डिनोमिनेटेड एसेट, डिजिटल युआन डिनोमिनेटेड एसेट्स खरीदोगे, बॉन्ड्स खरीदोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये बड़ी एक भारी डेवलपमेंट थी जो कि दुनिया के मतलब आर्थिक मानचित्र को बदलने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ कि 10 जनवरी को चाइना ने अनाउंस किया कि हम ये ब्रिक्स की जो एक सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जब दुनिया में जो सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी सेटलमेंट स्विफ्ट के थ्रू होती है। स्विफ्ट सिस्टम है, उसमें भारत भी उसमें शामिल है। तो जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे सेटलमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट है ये अमेरिकन है, दोनों चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक यूनिट निकल रहा है 10 जनवरी को जो इंटरनेशनल सेटलमेंट मैकेनिज्म होगा, और इस यूनिट का जो 40% है वो गोल्ड से बैक होगा और जो 60% है वो ब्रिक्स करेंसी के एक बास्केट्स के साथ होगा, जिसमें कि ब्राज़ीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड, चाइनीज़ रेमनिम्बी, युआन, रशियन रूबल एंड इंडियन रुपी। और जो गोल्ड है वो 151 मेट्रिक टन इसको बैक करेगा। वो 151 मेट्रिक टन कहाँ से आएगा? वो वेनेजुएला से आएगा। और वेनेजुएला का जो गोल्ड रिजर्व है वो मडूरो ने चाइना को प्लेज कर दिया कि भाई ये आपके पास हम फिजिकली ट्रांसफ़र करेंगे। तो चाइना की टीम जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी 2 जनवरी को उनकी मीटिंग हुई मडूरो से, और उसके टीम का जो लीडर था वो चाइना का फॉर्मर राजदूत था, एम्बेसडर था कराकास में, वेनेजुएला की राजधानी में, कई साल पहले। तो मैं उसका नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी वो डेलीगेशन उसने लीड की। और 2 जनवरी को उन्होंने साइन कर दिया कि ये जो माल है, गोल्ड है, वो सारा वहाँ जा रहा है। बट ये क्या मतलब पब्लिक में है ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन? पब्लिक में है, इट्स इन द पब्लिक कि ये हो रहा है। एक उसमें CNN में स्टोरी भी आई थी यूनिट पे। अच्छा। तो अब जो यूनिट मौजूद हो जाता, जो यूनिट की पैदाइश होती और वो काम करना शुरू करता, तो वो तो फिर तबाही हो गई, डॉलर तो गया काम से। तो ये जो आर्थिक अटैक था, देखिए ऐसा आया कि जैसे मैंने कहा कि जो स्थान है लड़ाई का, उसमें आप एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकते हो, उसमें आप हवाई जहाज़ भेज सकते हो, उसमें आप मिसाइल दिखा सकते हो, लेकिन जो मकसद है, जो इंटेंट है, वो प्रकट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। और इंटेंट आपने एक बार इस्टेब्लिश कर दिया तो उसको आप वापस नहीं खींच सकते। आपने एक बार डिजिटल युआन को अपग्रेड कर दिया तो आप उसको डीग्रेड नहीं कर सकते। आपने पेमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। तो ये जो डेट, एसेट और फाइनेंशियल बिहेवियर है, एक जो मतलब देश लड़ाई में जा रहा है उसकी जो इंटेंट है, उसका जो मकसद है, वो समझा जाता है इसके साथ, इसके ज़रिए। तो ये बड़ा क्लियर था कि ये एक आर्थिक लड़ाई है। और ये चाइना जो है उसने इसमें जो मोहरे हैं चेस के, शतरंज के बोर्ड पे, उसने मोहरे चलाने शुरू कर दिए थे। अब अमेरिका को इसका जवाब देना था। अब अमेरिका में एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। एक तो चांदी को लीजिए। चांदी में अमेरिका में जो ये बैंक्स हैं, एक तो JP मॉर्गन बैंक है, वो बहुत भारी तादाद में चांदी में सट्टा खेल रहा था, शॉर्ट था। पर उसने फिजिकल डिलीवरी ली हुई है कोई कम से कम 800 मिलियन आउंसेस चांदी की। तो वो मतलब सॉल्वेंट है, वो दिवालिया नहीं हो सकता। लेकिन सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स वो बड़े शॉर्ट थे। और साथ में आपका ये UK में बार्कलेस और HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये भी शॉर्ट थे। डॉयशे बैंक भी शॉर्ट था। चाइना ये बात स्टडी कर रहा था कि भाई ये लोग शॉर्ट हैं, कल को हम डिलीवरी मांगेंगे तो डिलीवरी कहाँ से आएगी।
और जो चांदी फिजिकल चांदी है वो एक लंदन मेटल एक्सचेंज है, एक शंघाई मेटल एक्सचेंज है और एक शिकागो मेटल एक्सचेंज है। वहाँ पे वो चांदी जो है वो फिजिकली थी, विच इज़ सपोज टू बैक द शॉर्ट सेल्स। लेकिन क्या हुआ कि जो ये फिजिकल चांदी इन वॉल्ट्स में थी, लंदन, शंघाई और इसमें शिकागो में, वो दो किस्म की थी, अनएलोकेटेड और एलोकेटेड। अनएलोकेटेड चांदी वो होती है जिसके ऊपर आपका ठप्पा लगा होता है कि भाई ये फलाना नंबर की चांदी की ईंट है, ये अरिहंत के नाम की ईंट है। तो वो अनएलोकेटेड चांदी जो है आप हटा नहीं सकते। एलोकेटेड चांदी आप लीज कर सकते हो। इन बैंकों ने लालच किया, इन्होंने वो अनएलोकेटेड चांदी, जो एलोकेटेड चांदी है, उसको भी उन्होंने लीज पे डाल दिया। तो चांदी सब खत्म हो गई। जिन लोगों ने लीज पे ली उन्होंने वापस नहीं दिया, तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था। तो पहले बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो बाज़ल स्विट्ज़रलैंड में है, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का बैंक है, उसने ये परमिशन दी थी कि भाई ये जो स्वैप्स हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट सेलिंग है और ये स्वैप्स हैं, डेरिवेटिव अ प्रॉमिस, सिल्वर एंड गोल्ड इज़ एन एसेट, डेरिवेटिव इज़ अ प्रॉमिस। और सिस्टम जो है ट्रस्ट पे चलता है। जब ट्रस्ट की बुनियाद टूट गई तो सिस्टम टूट गया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम ये जो स्वैप्स थे, हम ये उसमें आपके बैलेंस शीट में आप इसके अगेंस्ट बोरोइंग कर सकते थे। अब उन्होंने वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो आपके पास एक्चुअल सिल्वर या एक्चुअल गोल्ड होना चाहिए। अब गोल्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, सिल्वर का मार्केट कोई $40 बिलियन का है, उतना बड़ा नहीं है। तो जो गोल्ड में जब राइज होता है या फॉल होता है तो वो एक किस्म का मेजर्ड फॉल होता है, लेकिन सिल्वर में पैराबोलिक राइज और पैराबोलिक फॉल होता है, मतलब कि शूट अप करता है, शूट डाउन करता है। तो चाइना स्टडी कर रहा था कि ये सारे जो वेस्टर्न बैंक्स हैं ये डिफ़ॉल्ट में हैं। अब उन्होंने दिसंबर के एंड में HSBC को बोला कि भाई हम डिलीवरी ले रहे हैं सिल्वर की, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। जो आप डिलीवरी नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करेंगे और आपके जो $150 बिलियन के डिपॉजिट हैं, क्योंकि उनके ब्रांचेस शंघाई में, चाइना में है ये, और ये जो बैंक है HSBC, इसने वो भारत और चीन का अफीम का ट्रेड इनिशिएट किया था, उसको फाइनेंस करता था। तो उनकी पुरानी खुंदक है कि इस बैंक को उन्होंने तबाह करना है। और उन्होंने कहा कि जो आपके $1.2 बिलियन के एसेट्स हैं, 120 बिलियन के एसेट्स और $150 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं, वो हम सब सीज कर देंगे। चाइना और इधर तो उन्होंने कहा कि आपको तो, चाइना ने उनको वार्निंग दे दी अभी जनवरी 7-8 तारीख को कि वी विल सीज दिस अनलेस यू गिव डिलीवरी ऑफ सिल्वर। अब उन्होंने डेट लगाई 31 जनवरी। वो डेट 31 जनवरी 2026 की क्यों लगाई? क्योंकि जो ये 31 जनवरी 2026 तक ये सारे बैंकों के जो इंश्योरेंस है लॉयड्स अंडरराइटर से लंदन में, वो एक्सपायर हो रही थी। अब लॉयड्स ने देखा कि ये पूरा का पूरा तबाही मचने वाली है, सुनामी आ रही है फाइनेंशियल, जिसमें कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, या तो आप सिल्वर दिखाओ हमें, जो आपके पास सिल्वर होना चाहिए, जो नहीं है तो हम आपका इंश्योरेंस एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब ये जो सारे ये बैंक्स के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये गए US ट्रेजरी के पास, भाई हमें बचाओ। उन्होंने कहा आपने तो फ्रॉड किया है, या तो चांदी लेके आओ, नहीं तो हम तुमको 20-20 साल की सज़ा दे देंगे जेल के अंदर में। सिटी बैंक के चेयरमैन की फट गई, गोल्डमैन सैक्स की चेयरमैन तो बाथरूम भागने लग गया। ये सब डर गए, तो उनको चांदी खरीदनी है। अब 31 जनवरी 2026 तक इन्होंने कम से कम, आप सोचिए, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ सिल्वर जो है उन्होंने प्रोड्यूस करना है। कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन बेचेगा, कहाँ की सप्लाई है? तो ये जो चांदी की कीमत है ये बढ़ने वाली है। अभी तो पिछले शनिवार को, ये 9 तारीख को जब बाज़ार बंद हुआ था, तो ये $79.84 था पर आउंस। आज सुबह हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, ये $84, अभी तक न्यूयॉर्क खुला नहीं है, शिकागो खुला नहीं है, $84 $84.5 है, 5% बढ़ गया है।
और ये और बढ़ेगा क्योंकि अनुमान है कि ये $300 से $500 जा सकता है, क्योंकि सारे बैंक्स बायर हो गए हैं। अब जो सारे बैंक्स बायर होंगे तो ये चांदी जो है, ये अनलेस एंड अनटिल जो लोगों ने चांदी घरों में रखी हुई है पूरे दुनिया में, वो उसको बेचने नहीं आएंगे तो चांदी मिलेगी कहाँ से? बिकॉज देयर इज़ नो सिल्वर अवेलेबल। चाइना ने बैन कर दिया। तो चाइना इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है सिल्वर के सभी जगह से? सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज, आपका ये जो एआई डेटा सेंटर्स, तो और साथ में आर्मामेंट्स। क्योंकि अब आप ये देखिए कि अमेरिका जो है ये चांदी अपने हथियारों के लिए कहाँ से सोर्स करेगा? उनके पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है नहीं। उन्होंने पहले बेचा हुआ था, बेच दिया सारा। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी हम खरीद लेंगे, हम डॉलर छाप के खरीद लेंगे। अब कितना डॉलर छापोगे? कहाँ से लाओगे डॉलर? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये फेडरल डेफिसिट बलून हो जाएगा पूरा। ये मतलब फेडरल रिजर्व कोलैप्स हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट शूट अप कर जाएंगे। इसीलिए एलॉन मस्क, जिसकी ट्रंप से बनती नहीं थी, वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था दिसंबर के महीने में। उसकी फ़ोटो भी आई है, क्योंकि उसने कहा मुझे बताओ भाई, मेरे को चांदी कहाँ से मिलेगी? अब ये जो गाड़ियों में चांदी लगती है, अब BMW ने सैमसंग के साथ डील की। सैमसंग ने एक नई ईवी बैटरी बनाई है। उस बैटरी की का वज़न जो है वो 1 किलो चांदी कंज्यूम करता है। वो 9 मिनट के अंदर में आपको 900 किलोमीटर का चार्ज देता है। अब ये BMW की महंगी गाड़ियाँ हैं, तो चांदी की कीमत जो मतलब $50 थी, $60 थी, $80 थी, हार्डली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार, या 2%। तो ये कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। लेकिन जो चांदी $600, $700, $800 आउंस हो गई, तो फिर उनको भी विचार आएगा कि भाई हमारी गाड़ी को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? टेस्ला का क्या होगा? सैमसंग का क्या होगा? ये सोलर पैनल्स का क्या होगा? ये सबको क्या होगा? चांदी सारी वहाँ चाइना में पड़ी हुई है, और आपने ग्रीन एनर्जी की कमिटमेंट की हुई है, वो तो निकल गए उससे। तो वो सारे बढ़ गए। तो ये बड़ा भारी जो ये कांड आने वाला था चांदी का, ये एक चांदी का कांड था। तो फिर ये गोल्ड का कांड था। तीसरा जो था कि ये जो अमेरिका की जो 8 मेजर रिफाइनरीज है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, वो अमेरिका में अब गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। वो रिफाइनरीज जो हैं वो मैक्सिकन क्रूड पर आधारित बनी थी, कि मैक्सिको से वेनेजुएलन क्रूड पर आधारित थी, कि वेनेजुएला से क्रूड आएगा, और वो क्रूड जो है वो एक खास किस्म का ओरिनोको में मेरे 16 वैरायटी ऑफ क्रूड है, हाई सल्फर कंटेंट। तो उसके लिए उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उनके जो फर्नेसेस थे, वो सब वैसे डिज़ाइन की गई थी। अब जब ये ट्रंप ने 2018 में सैंक्शंस लगाए, तो बाइडन ने फिर जब उसकी टर्म आई तो उसने यूएस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोल दिया। उसने कहा भाई हम तुमको ये तेल दे रहे हैं अपने रिजर्व से, क्योंकि जो यूएस में जो तेल बन रहा है, और यूएस इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड टुडे, वो सारा लाइट क्रूड है, जो टेक्सास में से आता है, जो नेब्रास्का से आता है, नॉर्थ डकोटा से शेल आता है। ऑयल जो है, शेल ऑयल जो है वो सारा लाइट क्रूड है। वो लाइट क्रूड उन रिफाइनरीज में फीड स्टॉक नहीं बन सकता। तो इस दौरान जब तक ये सैंक्शंस आ गए और ये वेनेजुएला सिर्फ अपने जो 1 मिलियन बैरल्स अ डे जो उसकी उत्पादन है, उसमें से सिर्फ 10% यूएस को दे रहा था। शेवरॉन कंपनी है, उसको उसके फील्ड से वो उनकी रिफाइनरी में जा रहा था। तो बाकियों के पास तेल नहीं था। तो जब तेल नहीं है तो ये हाई सल्फर और हेवी क्रूड से डीजल बनता है। डीजल से ट्रकिंग इंडस्ट्री चलती है। ट्रकिंग इंडस्ट्री से सुपरमार्केट में खाना प्लेस किया जाता है। तो एक पूरी की पूरी जो कड़ी है वो कड़ी टूट जाती, जो वो 8 रिफाइनरी शट डाउन हो जाती, और इन्फ्लेशन बढ़ जाती। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में इस साल, तो रिपब्लिकन पार्टी तबाह हो जाती है इलेक्शंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सर, आप जो पेंट कर रहे हो पिक्चर, उसमें आपने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट घोषित कर दिया है एक तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप तो इतने समझ गया, इतनी समझदारी से वो इतनी सारी चीजें समझ गया, जो इतने कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड का जो गेम था वो लगाया जा रहा था अमेरिका के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप तो एप्स्टीन कांड से अपना पिंडा छुड़ाना चाह रहा है। ये एप्स्टीन कांड तो बढ़ गया, हट गया अखबारों से, हेडलाइन से हट गया। ये जो क्राइसिस आ रहा है, ये तो अमेरिका के पास बड़े काबिल लोग हैं। वो नंबर 1 सुपर पावर है, वो जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने सारे ये वॉर गेम्स की, उन्होंने सारे ये क्राइसिस
किया और उन्होंने कहा कि भाई देखो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो मडूरो जो था वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। और क्या हुआ कि जब मडूरो को इन्होंने अबडक्ट किया उन्होंने मतलब किडनैप कर लिया उसको उठा लिया, तो उसकी जो पूरा सिस्टम था वो सारा सिस्टम जो है वो सब अमेरिका के अधीन हो गया। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, वो एक आतंकवादी औरत थी। अपने बचपन मतलब जवानी में उसने एक अमेरिकन बिजनेसमैन को किडनैप किया, उसके लिए फिरौती मांगी, उसने बहुत कुछ किया। अब वो बन गई है ट्रंप की टेक्नोक्रेट। तो सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारी की सारी सरकार जो है वो उधर शिफ्ट हो गई। इसका एक उदाहरण है, जब 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई थी और जनता पार्टी हार गई थी, तो हरियाणा में भजन लाल ने पूरी की पूरी जनता पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर दिया था। उसी तरह से यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो मडूरो की पार्टी है, उसकी सरकार है, सब कुछ है, वो सारे के सारे वहाँ ट्रांसफर हो गए। तो ये बड़ी मतलब और अब तो क्या कहें, मतलब तेल भी सिल्वर भी, अब तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वेनेजुएला के, वो तो अब अमेरिका के हाथ में आ गए। तो चाइना रशिया इनको कट ऑफ कर दिया है यहाँ के गेम से। सबसे बड़ा नुकसान तो रशिया और चाइना को ये हुआ कि उनका जो हथियार का मार्केट है वो पूरी से तबाह हो गया। क्योंकि जो वेनेजुएलन्स रेजिस्ट पहले कर रहे थे अमेरिकन्स को, उन्होंने अपनी सुपीरियर साइबर वॉरफेयर से ये जो जितना इनका ये रेडार सिस्टम्स हैं, जो चाइनीज़ रेडार था JY-27 रेडार, वो पूरा उसको उन्होंने डिस्कनेक्ट करवा दिया अमेरिकन्स ने। जो उनके S-400 मिसाइल्स थे जो हमारे पास भी हैं वो चले ही नहीं। जो उनके सुखोई Su-30 फाइटर्स थे वो उड़े ही नहीं। आई थिंक उन्होंने पूरे सिस्टमेटिक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, चाहे जनरल्स थे चाहे सरकार में। नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइज से यू कैन नॉट बी 100% श्योर। उन्होंने फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने उसको ये पूरे के पूरे सिस्टम को बंद करवा दिया। और जो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज थे E-18 सुपर हॉर्नेट ग्राउलर्स, उन्होंने हमें भी ऑफर किए थे, लेकिन हमने तो राफेल मरीन चूज किया है जो 5 साल बाद मिलेगा। पर वो तो ग्राउलर्स वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव और पूरे के पूरे उनके डिफेंसेस जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए। अब आप ये देखिए कि सत्ता परिवर्तन गया भाड़ में, वही सत्ता अमेरिका के अधीन हो गई है। अब वहाँ से मतलब गेम आगे चलेगी, वहाँ पे अब नेक्स्ट जो बैटलफील्ड है वहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन वेनेजुएला के ये जो कंपल्शंस थे अमेरिका को, मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ कि ये पूरा सिनारियो चल रहा था। अब अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक फॉर फीचर, कि आपने जबरन आपने कब्जा कर लिया किसी के एसेट्स पे, किसी की पूंजी पे। तो वो जो 151 मेट्रिक टन सोना जो वेनेजुएला चाइना भेज रहा था यूनिट के लिए, वो जो सारा सोना है वो अब अमेरिका चला गया, कॉमेक्स के वॉल्ट्स में चला गया, उस पर सब ठप्पे लगे वेनेजुएला के। वो अब पिघला, वो हो गया क्या? उन्होंने ले लिया, चला गया। इसका मतलब कुछ है, आया है इसका? बिल्कुल आया है, सब कुछ आया है, सब कुछ है। मैं तो आपको सब ये पब्लिश डेटा से दे रहा हूँ। मैं तो इसको पूरा देख रहा था कि ये गेम कैसे चल रही है। तो वो सोना चला गया, वो ये तो लुटेरे वाली बात, लुटेरे टाइप की नहीं हो गया ये? सी पॉइंट इज, सोना चुरा ले गए। जो आपके पास कोई पूंजी है तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए उसे बचाने के लिए, नहीं तो माइट इज राइट। सही बात है, ठीक है। तो ये अब वहाँ से निकलेगी रिफाइनरी से उस पर वो अमेरिका के ठापे लगेंगे और वो सोना जो है अमेरिका के रिजर्व में आ जाएगा। तो इसी तरह से जो तेल है वो ओरिनोको प्रोविंस में, एक प्रोविंस है उनका, एक स्टेट है जिसमें बड़ा मिनरल रिच है। उस स्टेट में एक तो तेल मिलता है, ये जो क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड, उसकी एक वैरायटी है, इसको बोलते हैं मेरे 16। तो मेरे 16 क्रूड जो है अब अमेरिका में सीधा फ्लो करेगा। अब अमेरिका को इस तेल की ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे आर डिनाइंग चाइना दिस ऑयल। क्योंकि अब चाइना की जो रिफाइनरी है, जो कि पता नहीं कितने 64 बिलियन युआन पे के खर्चे पे बनी है, गुआंगडोंग रिफाइनरी, वो ठप हो जाएगी। पूरा उसके सिस्टमेटिक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इंडस्ट्रीज़ पे। और उन्होंने ये $40 के आसपास तेल खरीदा हुआ है लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए।
वेनेजुएला से। आज की डेट में $56 तेल है। अब ईरान में जो लड़ाई होती है, तेल की कीमत बढ़ती है, तो ये कॉस्ट जो है ये डबल हो जाएंगे। ये तेल $80-90 पे आ जाएगा जो दुनिया लड़ाई में जाएगी। और चाइना ने अपना मतलब उन्होंने पेट्रोलियम रिजर्व भी रखा हुआ है, लेकिन कितना रखोगे भाई? रिजर्व के ऊपर में मिसाइल गिर गई तो वो सारा का सारा रिजर्व जलना शुरू हो जाएगा। वो तो अंदर होंगी तो काफी डीप। अमेरिकन्स ने क्या किया कि इन्होंने ओरिनोको प्रोविंस पे डेल्टा फोर्स भेजा और उन्होंने उसके सारे जो की इंस्टॉलेशंस थे उस पर कब्जा कर लिए। अब सरकार के थ्रू एंड गाइडेड बाय अमेरिकन ट्रूप्स, ये मेरा अंदाज है, मुझे नहीं पता कि ये हो रहा है कि नहीं होगा, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि ये होगा। ये सारा तेल पे कंट्रोल करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किसको ये तेल बेचा जाए। अभी वो भी तो हुआ ना कि जो वो लेके जा रही थी शिप, जो रशिया, वो तो हाँ, वो तो वो उसको पकड़ लिया। उन्होंने तो मतलब किसी को भी नहीं जाने देंगे किसी अब को वो। नहीं बख्शा। 20-25 शिप्स पकड़ लिए। रशिया ने भी कुछ अमेरिकन शिप्स पकड़े हैं, वो पब्लिक नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने भी पकड़े हैं। तो एक तो तेल पे कब्जा हो गया, और दूसरी बात है 12% जो सप्लाई ऑफ सिल्वर है उस पर कब्जा हो गया जो और है। और अब ये इनकरेज करेंगे कि रिफाइनरीज जो हैं सिल्वर की अमेरिका में बनेंगी। क्योंकि सटोरियो ने वहाँ पे ये अंधाधुन इसको शॉर्ट किया हुआ था, वहाँ पे सप्लाई डेफिसिट आ गया है, तो ये उनको अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। अब जब तेल नहीं आएगा गुआंगडोंग में, तो तेल के बिना चाइना जो है ताइवान पे कैसे हावी होगा? तो उनका जो ताइवान का प्रोग्राम भी रुक गया। ताइवान को पे कब्जा करने का प्रोग्राम रुक गया, यूनिट करेंसी का प्रोग्राम रुक गया, गुआंगडोंग रिफाइनरी का वो मामला बर्बाद हो गया। और अभी तो और भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो ऑयल की सप्लाई है, एक तो वेनेजुएला से थी, अब जो दूसरा थिएटर इन्होंने खोल दिया है ईरान का, हाँ, अब ईरान की बारी आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे सारी चौक पॉइंट्स हो रहे हैं एक तरीके से। अब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ईरान के लिए, तो मैं, क्योंकि ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये पूरा सिनारियो कि समझ नहीं आ रहा, तो मेरी खबर में एक खबर आई कि 8 जनवरी को यूएस ने एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक किया ईरानियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पे। तो फिर ईरान ने इंटरनेट ब्लॉकेड कर दिया था उसी 8 जनवरी को। तो ये आप समझिए कि इन्होंने एक हमला किया है ईरान पे, और उनके बाकी जो मतलब सीआई के जितने भी एजेंट्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और ईरानियन जो पॉपुलर डिसकंटेंट है, जो जन आक्रोश है, उसको वो मैनेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये 5, मेरा ख्याल है ये 5 जनवरी को एक मित्रा हुसैनी करके नाम की लड़की थी, जो कि हिजाब सही तरीके से ना पहनने पे उसको अरेस्ट किया गया था उनकी जो मॉरल पुलिस है, और उसको उन्होंने जेल में डाला और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी कोई वीडियोस निकली जिसमें कि उसको उस पर उन्होंने मारा पीटा, तो उसके शरीर पे जो घाव थे, जो ब्रूजेस थे, वो सब नज़र आए। तो कस्टोडियल डेथ हो गई उसकी, और उसके बाद में 7 जनवरी तक 18 शहरों में ये आग लगने लग गई, इस्फहान, मशहद, तबरीज़, और 9 जनवरी तक 100 बंदे मर गए, और कल तक टोटल मेरा ख्याल है 200 से ऊपर बंदे मर गए हैं। अब पता नहीं ना, ये तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये तो जानबूझ के जो यूएस के जो सोर्सेज हैं वो तो है, वो तो जानबूझ के बताएंगे, कल 1000 भी बता सकते हैं वो चाइना वाला वो टैंक मैन नहीं था कि वो टैंक चला दिया आदमियों के ऊपर, बाद में जो वीडियो आया कितने सालों बाद। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर तो चलेगी, ये जो डिसइंफॉर्मेशन वही वॉरफेयर मैंने कहा ना कि सर मतलब जैसे व्हाट्सएप पे चलेगी। जिस दिन यूएस ने चाहा उसी दिन कैसे शुरू हो गए प्रोटेस्ट। हाँ, नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सीआई ने इसको पूरा इसको पका रहे थे। तो अब ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 1979 में जब शाह ऑफ ईरान की सत्ता डगमगा रही थी, तो शाह ऑफ ईरान के पास एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जावेदान गार्ड, जैसे कि हमारे पास बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। तो वो जावेदान गार्ड मेरे ख्याल है 2-3 लाख उसके सैनिक थे। तो वो जावेदान गार्ड जो थी वो शाह का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। अब शाह ने उस समय इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था शाहपुर बख्तियार,
और बख्तियार ने शाह को परसुएड किया कि सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है, जो हमें सत्ता बचानी है, तो आप टेम्पररी एग्जाइल में चले जाइए। तो शाह वहाँ से निकल गया। अब शाह निकल गया तो जो सिंबल था ईरान का, वो सिंबल जो है वो हट गया, तो वो जावेदान गार्ड जो है वो कोलैप्स हो गया। अब जो जावेदान गार्ड के कंसेप्ट पे ये रेवोल्यूशनरी गार्ड बना है, वही सिस्टम है, नाम चेंज हो गया लेकिन बंदे वही हैं, जज्बा वही है, सिस्टम वही है, कमांड कंट्रोल सब कुछ है। IRGC। और वो IRGC का जो हेड था वो सुलेमानी, उसको उसको अमेरिका से उड़ा दिया था। हाँ, ट्रंप नहीं उड़ाया था उसको। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो ये खमेनी यहाँ से जाता है या खमेनी मरता है या खमेनी को अबडक्ट किया जाता है, तो ये भी गार्ड कोलैप्स कर जाएगा, जिस तरह जावेदान गार्ड कोलैप्स कर गया और ईरान फिर टोटली मतलब सिविल वॉर में डूब जाएगा। तो ये निश्चित है, लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि जब ईरान सिविल वॉर में डूब जाएगा और उसकी तेल की खपत बंद हो जाएगी, तो फिर चाइना के जो 2 सोर्सेज हैं तेल के नॉन सैंक्शनेबल, ईरान एंड वेनेजुएला, वो ख़त्म हो गए। तीसरा रह गया रशिया। उस पे तो सैंक्शन लग ही रहे हैं अभी, लग रहे हैं, लेकिन रशिया तो बड़ी आसानी से चाइना को तेल दे सकता है। लेकिन जो चाइना में भी एक कैंपेन शुरू हुआ, मैंने आपको आज एक ट्विटर का वो फॉरवर्ड किया था कि वो चाइनीज़ कह रहे हैं कि साइबेरिया उठा लो मतलब अब उसको अंदर बंदे भेज दो। उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे कम से कम कोई उनके वर्कर्स हैं कोई 50 लाख जो बसे हुए हैं, तो वहाँ पे बगावत होती है। तभी तो पुतिन यहाँ पे जब इंडिया आया था तो उसने भारत सरकार के साथ में डील साइन की है कि भाई यहाँ से वर्कर भेजो साइबेरिया में, भारतीयों को भेजो, क्योंकि वो डरे हुए हैं वैसे रशियंस कि इतने सारे चीनी आ गए, कल को 2-4 करोड़ और चीनी आ गए तो क्या होगा साइबेरिया का। 2-4 करोड़ तो कहाँ भेज पाएंगे, हम तो भेज सकते हैं 2 करोड़। नहीं, पैदल चले जाएंगे, वो बॉर्डर पार कर देंगे। नहीं, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो रही है। और मैंने एक्चुअली में एक बहुत ही डिफरेंट एनालिसिस मैंने पढ़ा ट्विटर पे ही। उसमें ये था कि अभी तक जो पिछले 15-20 साल तक जो बुश और क्लिंटन वहाँ से जो शुरुआत हुई थी कि इंडिया को पास लेके आओ और रशिया को अलग करो, रशिया को चाइना के पाले में धकेलो और इंडिया को पास लेके आओ, तो ये जो सिचुएशन है शायद अब चेंज हो चुकी है। और अब इनकी कोशिश है कि चाइना को मतलब ये रशिया को अपने पास लेके आओ और इंडिया को जाने दो, जो क्योंकि वो तो आ नहीं रहे जो हमको चाहिए कि जिस कंडीशंस पे, जिस टर्म्स पे हमको इंडिया को लेके आना है सबड्यू करके, वो तो मान नहीं रहे। देखिए, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इनको जाने दो। अब रशिया को इस साइड करते हैं, इंडिया को चाइना की तरफ जाने दो। इतना सिंपल नहीं है। इंडिया की जो नाव है ना, किश्ती है, वो मझधार में है। हाँ, जब करंट दाहिने हाथ पे उसको खींचता है तो जो नाव चालक है वो उसको बाएं हाथ पे ले जाता है। हाँ। जब बाएं हाथ का करंट उसको बाएं हाथ पे खींचता है, उसको दाहिने हाथ पे ले जाता है। तो नेट रिजल्ट है इंडिया की नाव जो है ना मझधार में है, और कहीं ये मझधार में डूब ना जाए। तो सवाल ये है कि आपको करंट के फ्लो के साथ जाना चाहिए, नदी के फ्लो के साथ जाना चाहिए। आप अपनी फ्लो तो लगा नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ये तो पता ही नहीं है। तो इंडिया जो है ना तो अमेरिका के यूज़ में आएगा ना चीन के यूज़ में आएगा। ये एक कैप्टिव मार्केट है, कॉलोनियल मार्केट। इसको चाइना ने इस पे हावी हुआ है और हम इसी तरह में रहेंगे। तो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वहाँ की मार्केट एक तरीके से चाइना की है, जो सर्विसेज का है उसकी मार्केट यूएस है। सर्विसेज की मार्केट यूएस है। $230 बिलियन का हमारा साला वो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का एनुअली। अभी तक ट्रेड डील नहीं बनी, और ट्रेड डील बनी नहीं, वो हंस रहा है। वो जो उनका जो वाणिज्य मंत्री है, कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक, हंस रहा है कि अब आगे वो ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन, ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। अरे भाई, ट्रेन गार्ड को बोलते सीटी ना मारे, लाल झंडा दिखाए रखे, ट्रेन पे तो चढ़ जाओ। ट्रेन चली गई, अब क्या करोगे आप? फिर जाओगे वहाँ पे लॉबिंग फर्म को हायर करोगे और वहाँ जाओगे और कहोगे कि भाई हमें मीटिंग चाहिए, हम ये ट्रेड डील डिस्कस करना चाहते हैं। उनको तो आपका समर्थन चाहिए। आपने उनको समर्थन दिया और फिर आप जी जिनपिंग की तरफ चले गए। जी जिनपिंग में क्या खास बात है? मतलब
वो तो वैसे ही उसने अपने जो एयर चीफ को जेल में डाला, एयरफोर्स के चीफ को, और जेल में इंटेरोगेशन के दौरान वो मर गया और 6 जनरल मर गए। तो उनकी जो पूरी की पूरी सेना की स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो गई है। अब शी जिनपिंग ने डर के मारे कि भाई कहीं उसका भी अपहरण ना हो जाए, उसने वहाँ पे नो फ्लाई जोन एक्सटेंड कर दिया पूरे बीजिंग में। तो वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है कि कभी ना कभी कू हो जाएगा। अब पर उसका जो चाइना का जो इंटेंट है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि थिएटर के अंदर में आप एयरक्राफ्ट कैरियर दिखा सकते हो, लेकिन वो जो इंटेंट है वो इंटेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ज़ाहिर होता है। अब आप ये देखिए कि सैंक्शंस कैन हिट द यूएस ट्रेजरी बिल मार्केट। चाइना के पास 1.32 ट्रिलियन डॉलर थे ट्रेजरी बिल्स में 2013 में। अब उन्होंने 688 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल्स सिर्फ रखे हुए हैं, बाकी उन्होंने बेच दिए। अब बेचने के बाद खरीदे किसने हैं? क्योंकि जापान भी बेच रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पिछले हफ्ते 50 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल बेच दिए हैं। इनको पता नहीं इन्होंने क्या किया है कि 50 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स बेच दिए यूएसए के, और उन्होंने जो चांदी पे जो इंपोर्ट टैक्स था वो उन्होंने बढ़ा दिया, घटा दिया। तो 15% से उन्होंने टैक्स घटा दिया टू 5%। अब 5% पे टैक्स घट गया ताकि जो इंडियंस हैं चांदी और ख़रीदें। अब चांदी खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो आप रुपए बेच के डॉलर खरीदोगे कि रुपए की कीमत और डाउन जाएगी। जब रुपए की कीमत और डाउन जाएगी तो तेल ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तेल महंगा हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी में अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो ये आपकी रुपए की कीमत डाउन हुई है, ज़्यादातर हिस्सा, कुछ तो ये सारा पैसा बाहर निकला है, पर अधिकतर हिस्सा जो है ये इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के ज़रिए हुआ है। कि जो आप गोल्ड और सिल्वर आपने इंपोर्ट किया, इतने सालों से आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसको आपने डॉलर में पे किया, तो आप डॉलर खरीद रहे हो, रुपए बेच रहे हो, तभी रुपए की कीमत डाउन जा रही है। तो जब तक ये गोल्ड और सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो थमेगा नहीं, और जब तक कि ये डिमांड कम नहीं होगी यहाँ पे, तब तक ये जो रुपए है ये नीचे डूबता जाएगा। और साथ में जो ये सारा करप्शन से पैसा जा रहा है बाहर, वो भी रुपए को डुबा रहा है। तो अब ये जो चाइनीज़ ने ट्रेजरी बिल्स बेचे हैं वो किसने खरीदे? तो यूएस ने कियर स्टारमर की यूके की बाँह पकड़ी, उन्होंने बेल्जियम की बाँह पकड़ी, उन्होंने कहा भाई तुम लोग ले लो। अब मैंने देखा, स्टडी किया कि यूके ने 750 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया यूएस डेट में, और यूके का तो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आया? चाइना के पास तो ट्रेड सरप्लस था, उसने गुड्स एंड सर्विसेज बेच करके ये पैसा कमाया और उसने फिर ट्रेजरी बिल में डाला। पर ये यूके ने कहाँ से पैसा लिया? तो बेल्जियम ने भी 300 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल्स लिए हैं। जो चाइना ने बेचना शुरू किया है वो यूके और बेल्जियम जो है वो खरीद रहा है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब ये जो है ये तिकड़मबाजी करके, बैलेंस शीट में गड़बड़ ये करके, ये यूएस के डेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूएस ने ये कह दिया कि भाई जो तुम डेट को सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो फिर तुम भी डूब मरोगे, तुम्हारी भी इकोनॉमीज़ भी डूबेंगी। तो ये जो सट्टा का लालच है और पैसा का लालच है, सट्टा खेलने का, इन्होंने वेस्टर्न बैंक्स को, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को तबाह कर दिया। तो ये बड़ा भारी, मैं समझता हूँ कि क्राइसिस आने वाला है दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में ये 2026 में, जिस हिसाब से ये हो रहा है। और आज सुबह मैं जैसे आपसे कहा कि 5% चांदी की कीमत बढ़ गई, गोल्ड की भी बढ़ी है लेकिन उतनी तादाद में नहीं बढ़ी, कोई $60-70 आउंस बढ़ा है, और स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है। लेकिन जब इंडिया में आप देखोगे तो 2 शेयर्स मैंने सुबह देखे जितने ये ETFs हैं, UTI का, HDFC का, निपॉन का, वो सारे बढ़ गए हैं 5-6%। बाकी मार्केट डाउन है। और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि जब आप तांबे को माइन करोगे तो उसका बाय प्रोडक्ट सिल्वर है, तो उनकी जब माइनिंग होगी तो सिल्वर की जो रिकवरी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब चाइना कॉपर को भी
कॉर्नर कर रहा है, कॉपर की कीमत भी ऊपर जाएगी। अब जो आप किसी ज्योतिषी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई इस हफ्ते में 4 ग्रह बदलने वाले हैं। एक तो सन जो है, सूर्य जो है वो मकर राशि में आ रहा है, मंगल 16 तारीख को मकर राशि में आ रहा है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में होगा, उच्च का होगा, और ये सारा आसार बनाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर के। और थर्ड वर्ल्ड जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे देखें कि जब 3-4 महीने बाद जब ये मंगल जाएगा मेष राशि में, तो उसका वो वॉर का, युद्ध का साइन है, तो वहाँ पे युद्ध हो सकता है। तो ये जो मरकरी है, बुध है, शुक्र है और सन है और ये जो आपका मंगल है, ये सारे जो हैं ये बवाल कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर में। अच्छा, अब हमें ये संकेत मिल गया है कि भाई चांदी की तो कीमत जानी ऊपर है ही है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स इन द मार्केट, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट सोलर इंडस्ट्रीज, it's going to affect electronics industry, it is going to affect AI data centers, 5G AI rollouts, and it is going to affect armaments industry. भाई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन ये क्लियर नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अफेक्ट करेगा, ये हमारा एनालिसिस है कि ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, नाइदर आई एम एन एस्ट्रोलॉजर नॉर एम आई एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। लेकिन जब आप ट्रेंड स्टडी करते हो जियोपॉलिटिक्स की, तो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। इकोनॉमिक्स के बिना, अर्थशास्त्र के बिना तो चांदी खरीद ले हमारे कहने पे और पता नहीं लुट जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। बट सर ये जब आप देखते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 की जब हम बात कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से जब देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी? जब वेनेजुएला से लड़ाई करनी है, उसके लीडर को उठा लिया, किडनैप कर लिया, चाइना ये ईरान वाले को ख़त्म करना है, प्रोटेस्ट करवा दिए, वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब मान लो यूक्रेन में होता है, वहाँ पे हो सकता है कि और देखो आपने ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने उसको मना किया है कि ऐसा नहीं करना है, वो कंसिडर करता है। उसने बोला कि शी जिनपिंग जो है वो मानता है कि जो ये ताइवान है ये चाइना का पार्ट है, और मैंने उसको अपनी राय बता दी है कि ताइवान पे हमला ना करे। तो वो एक्चुअली में ये इनको उकसा रहे हैं कि तुम करो भाई, देखो कि हम नहीं आएंगे, तुम करो ताइवान पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनको फंसाना चाहते हैं। उनका 3 जनवरी का जो अटैक था अमेरिका का, वो अभी तक तो ये कितने, आज क्या डेट है, 12 तारीख है ना, तो 9 दिन के लिए तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है कि इन्होंने चाइना को पे तख्ता पलट दिया है। टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। चाइना डिफेंसिव पे है, उसकी जो रिसोर्स सप्लाई चेन्स हैं वो थ्रेट में आ गई हैं। अब उसको देखना है कि मैं कॉर्नर हो गया, मुझे इन्होंने एक कोने में डाल दिया, अब मैं इसमें से निकलूं कैसे, और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। चाइना के पास मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अपनी नेवी को उत्तर अटलांटिक ओशन में, कैरिबियन सी में और मिड अटलांटिक में नहीं भेज सकता। तो मिलिट्री ऑप्शन उसका कोई नहीं है, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर तो सब तबाह हो जाएंगे। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है? आर्थिक लड़ाई, हिट द करेंसी मार्केट्स, हिट द सिल्वर मार्केट, hit the precious metals market, hit the broader category of metals markets. जो अमेरिका ने इसको तेल डिनाई किया, इसको गोल्ड डिनाई किया, इसको अब सिल्वर डिनाई कर रहे हैं, उसी तरह से वो और मिनरल्स जो हैं अमेरिका को डिनाई करेंगे। तो ये जो आर्थिक लड़ाई है ये चलती रहेगी, और जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स जिसे कहते हैं, ये प्रेशियस मेटल्स में और शेयर मार्केट में, ये सब बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग अपॉन किसने कौन सा हमला किया, उसका काउंटर किया हुआ, कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। तो इंस्टेबिलिटी जो है देश में और दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में बढ़ेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाईली अनस्टेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस खेल के अंदर में कौन सा मोहरा अमेरिका नेक्स्ट चलाएगा, कौन सा मोहरा चाइना चलाएगा। अब पुतिन की जो हथियारों की इंडस्ट्री थी, उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल था S-400 का 50-60 बिलियन का, वो तो बढ़ गया कि अब लोग सोचेंगे कि भाई हम S-400 खरीदें कि ना खरीदें, क्योंकि अमेरिकन के पास तो साइबर कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब इसको आप एक मैट्रिक्स में डाल के फैक्टर करोगे, तब पता चलेगा कि भाई अब दुनिया किस दिशा में जा रही है। लेकिन केओस जो है वो बढ़ने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहे हैं ट्रम्प, या एक तरीके से उससे पहले भी जो शुरू हो गया था बाइडन के अंदर भी, कि हमको चाइना को टैकल करना है, और धीरे धीरे वही होता जा रहा है कि चाहे आप
इनका बांग्लादेश में जो ऑपरेशन हुआ कि चाइना को इनसर्कल करने के लिए उनका जो इस साइड का जो एरिया है उनको वॉच करना है या उनको टैकल करना है, वहाँ पे एक बेस हो जाए उनका। पाकिस्तान जो था, जो चाइना के एक तरह गिरफ्त में जा चुका था, उसको भी अब वो वापस से अपने उसमें लेके आ रहे हैं। अब ये ईरान वाला जो गेम चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब यूक्रेन वाला रशिया वाला चलता रहे, वो भी ख़त्म करने की कगार पे हैं ताकि रशिया को भी हम अपने साथ ले लें। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि चाइना की जो गर्दन है उनको दबाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। और लेकिन ओपन डिक्लेरेशन कुछ नहीं हो रही है ना, है ये ना? प्रॉक्सी वॉर है। मैंने कुछ आरंभ में कहा था, शुरुआत में कहा था, जैसे ये प्रॉक्सी रशिया के वॉर है। साथ ये करते आए हैं कि रशिया को उनके जो लॉ मेकर्स हैं वो बोलते रहते हैं, और चाइना के खिलाफ तो ट्रम्प ही कितना बोलता था पहली टर्म में, बोल कोई नहीं रहा है अब सिर्फ पीछे से जो चीज़ें हो रही हैं, मूव हो रही हैं, जो ऐसा लग रहा है कि चलो बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि चाइना के ऊपर उनको करना है, इंडिया पे ट्रस्ट नहीं है, या पाकिस्तान को चाइना की उसमें से क्यों निकालना है उनको और अपने पास क्यों रखना है? क्योंकि लंबी तैयारी हो रही है जो इवेंचुअली उसका गला दबाने की। तो ऐसा मुझे लग रहा है। बट ईरान के ऊपर जब हम बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर अभी जो हमारे रिलेशन हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा लेवरेज रहता है कम से कम कि चलो भाई एंटी यूएस है वो रजीम, और थोड़ा सा एंटी पाकिस्तान भी है क्योंकि शिया सुन्नी वो वाला गेम भी है, लेकिन उनके अलग रिलेशन है क्योंकि वो ऑयल भी सप्लाई करते हैं इलीगल तरीके से, कितना स्मगल होता है रोज। लेकिन फिर भी हमारा कुछ प्लेस है वहाँ पे, चबार के नाम पे उतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है बट कुछ तो है, कुछ प्रेजेंस तो है। लेकिन अगर अमेरिका का रजीम वहाँ पे आ जाएगा ईरान में, तो हमारा जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है उस रजीम में वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो वहाँ पे भी मुल्ला रजीम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे मतलब जो लिबरल टाइप के लोग हैं और जो मुल्लों को हेट करते हैं वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। बट वो ये नहीं देख रहे कि इंडिया का जो नेट जो नुकसान तो हमारा ही होगा ना वहाँ पे। अगर अमेरिका वहाँ पे आ गया तो एक तरीके से अमेरिका का कॉरिडोर पूरा यूएस का ये हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान भी उनका, ईरान भी उनका, और अफगानिस्तान भी उनका हो अफगानिस्तान भी उनका हो ही क्योंकि जाए। अब जब नहीं, अफगानिस्तान की जरूरत ही नहीं फिर उनको, जब ईरान में उनका बेस हो गया। नहीं, पर अफगानिस्तान में जो मतलब ट्रम्प के जो परिवार है हाँ वो उसमें बड़ी हेविली इन्वेस्टेड है पाकिस्तान के साथ में, वो बिटकॉइन में, हाँ तो ये क्रिप्टो करेंसीज में। तो वो जब उनकी लड़ाई पाकिस्तान आईएसआई की अफगान तालिबान के साथ बेसिकली इस पे है कि वो पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, रुपए में वो पाकिस्तानी उनको 5-6 पैसे दे रहे हैं। तो जो वो 5-6 की जगह में 10-15 दे देंगे, 20 दे देंगे, तो तालिबान भी उनके साथ में आ जाएगा। तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बर्मा और जो नेपाल रह गया है, अभी चाइना की जो रेलवे लाइन है वो लासा से काठमांडू पे आने वाली है। अब लासा से काठमांडू की रेलवे लाइन आ जाएगी तो उसके बाद में आपका जो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ में वो बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चाइनीज सारे घुसपैठ आ जाएंगे। तो हम भी मडूरो की तरह नहीं उठा सकते किसी को वहां से? जो जिगरा है तो उठा पाओगे यार। इनको पहले रेलवे लाइन बनानी चाहिए थी फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। किसी सरकार ने नहीं बनाई दिल्ली टू काठमांडू रेलवे लाइन, या पटना होते हुए लखनऊ होते हुए रेलवे लाइन बना देते, उन्होंने बनाई नहीं। तो ये लाइन बन रही है, और ऑलरेडी फ्रॉम जो ये आपका शिगत्से से लेके, शिगत्से उनका शहर है लासा के 100 किलोमीटर बट बहुत मुश्किल होगा ना सर टेरेन के हिसाब से वहां से। 6 लेन हाईवे बन गया अरुणाचल बॉर्डर तक। वो 400 किलोमीटर का फासला 4 घंटे में हो सकता है पार। वो उनकी पूरी की पूरी सेना आ जाएगी बॉर्डर पे। अब यहाँ पे तो नहीं आने वाले वो, अगर इतना बुरा हाल अगर कर दिया चाइना का यूएस ने, तो वो यहाँ पे नहीं करने की सोचेगा ना। वो तो सोचेगा कि चलो यहाँ से ठीक करते हैं। फिर आप किसका हाथ थामोगे, अमेरिका का कि चाइना का? नहीं, ये तो किसी का नहीं थामने वाले। अभी तो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि जस्ट टू प्रूव कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो अभी तो जिस तरीके से चल रहा है तो चाइना की तरफ मुड़ रहे हैं। वो कंट्रोल्स जो थे कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते या इतना इन्वेस्ट कर सकते, वो हटा दिए इंडिया ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर। तो अब उनका और इंटरफेरेंस बढ़ेगा। तो ये तो वो है कि इधर कुआ उधर खाई। और फिर ये अमेरिका जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा देगा, और फिर बस मामला
नहीं, एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही इनोसेंटली और बहुत ही कमज़ोर दिखा रहे हैं अपने आप को। और जो भी हम जैसे लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका के खिलाफ जो ये सब कर रहा है, वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। कितने सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जिनको बोलते हैं, जहाँ पे वो पोर्ट्स पे इनके रिफ्यूलिंग मिलिट्री वगैरह। एग्रीमेंट्स हुई हैं, चार। इस सरकार ने साइन किए हैं। हाँ, पहली वाली ट्रम्प वाली सरकार ने, और ये 2014 से लेके 2025 में 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। हाँ, और वो अब सारे आप के सारे इन फेवर देखो ऑफ भाई, यूएस हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। हाँ। आपकी पूरी मिसाइल सिस्टम गाइडेंस, मिलिट्री वेपनरी और टारगेटिंग पाकिस्तान की टुवर्ड्स पाकिस्तान चाइना जीपीएस पे चलती है। जीपीएस किसका है? जीपीएस अमेरिका का है। चाइना का बाइडू सिस्टम है, जो उन्होंने उसकी काबिलियत दिखा दी ये ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना ये पाकिस्तान का सपोर्ट करके। जो कल की डेट पे आपके रिश्ते अमेरिका के साथ इतने ख़राब हो गए कि वो जीपीएस स्विच ऑफ कर देंगे, तो आप लड़ोगे कैसे? नहीं, इंडिया का भी तो कुछ है ना अपना इंडिया नेविगेशन सिस्टम। अरे वो तो इट्स नॉट, नेविक करके कुछ है ना। इट कैन नॉट सप्लीमेंट जीपीएस। अभी तक तो सप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ना तो इन्होंने कोई डेटा लिंक में इन्वेस्ट किया है कि जो आपकी जो लेगेसी वेपन्स हैं, वो पुराने हथियार हैं, उनको आप इनोवेशन के साथ में लिंक करके आप उसको एक यूटिलाइज करो, उसको री इन्वेंट करो। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो मिसाइल है, वो लॉन्च होता है 200 किलोमीटर की दूरी पे। तो जो आपका हवाई जहाज़ है, पायलटेड हवाई जहाज़ जिसमें पायलट बैठता है, वो तो फिर एक लॉन्च प्लेटफॉर्म हो गया ना। क्योंकि ना तो आप हवाई जहाज़ को इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल करोगे, ना तो आप हवाई जहाज़ को डॉग फाइट में इस्तेमाल करोगे। आप तो हवाई जहाज़ को सिर्फ अपने बॉर्डर के अंदर से इस्तेमाल करोगे मिसाइल लॉन्च करने के लिए। तो वो तो ड्रोन भी कर सकता है। तो फिर आपको नए नए हवाई जहाज़ खरीदने की क्या ज़रूरत है? आपके जो पुराने हवाई जहाज़ हैं उनको आप रिफर्बिश करो, इजरायली हेल्प से उनको आप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाओ एज लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, पायलटेड बियॉन्ड विजुअल रेंज लॉन्च प्लेटफॉर्म्स ऑफ मिसाइल्स। क्योंकि मिसाइल्स की मेन लड़ाई है। तो आपको ये इनोवेटिव टेक्निक्स सोचनी पड़ेंगी और ये सोचना पड़ेगा कि आपका हित कहाँ है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में तो हित है नहीं। तो आप यहाँ तो चाइना के साथ जाओ या अमेरिका के साथ जाओ या जापान के साथ जाओ। जापान के साथ में मनमोहन सिंह ने एक बड़ा भारी अलायंस की स्थापना की थी। और वो जो अलायंस है जापानीज जो था, आबे, प्राइम मिनिस्टर आबे था, उसको आपने त्याग दिया। मतलब वो गाना है ना किशोर कुमार का, जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो वहां से उनको आपने छोड़ दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। 11 साल में जापान से जो इंडस्ट्री जा रही है चीन से निकल के, वो सारी यहाँ पे स्थापित होने का उसका चांस था, वो नहीं हुआ। तो जापान को आपने त्याग दिया, वियतनाम को आपने त्याग दिया, इन लोगों को आपने त्याग दिया। इनसे आपने रिश्ते अच्छे बनाए नहीं। कोरिया से आपने रिश्ते उतने अच्छे नहीं बनाए। तो ये जो एक अलायंस बनता एशियन कंट्रीज़ का, जापान का, कोरिया का, वियतनाम का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, तो वो बड़ा मजबूत अलायंस होता है। अब आप देखिए कि ये यूएस के बिना जो हम क्वाड बनाते उसमें हम लीडर होते। बिल्कुल। तो वो हमको बहुत पहले करना चाहिए। अब इन लोगों ने ब्रिक्स को वेपनाइज कर दिया है। इसी समय जब हमारी बातचीत चल रही है, ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइज चल रही है साउथ अफ्रीका में। उसमें ईरान है, उसमें साउथ अफ्रीका है, उसमें चीन है, उसमें रूस है। ब्रिक्स के जो 2 मेन देश हैं, ब्राज़ील और इंडिया, वो नहीं है। ठीक है। तो अब वो ब्रिक्स वेपनाइज हो गई। जो क्वाड है वो डी वेपनाइज हो गया। वो क्वाड गया गटर में और वो ब्रिक्स का वेपनाइजेशन शुरू हो गया। अब आप जो ब्रिक्स के ना हम ब्रिक्स में हैं ना हम क्वाड में, तो हम हैं कहाँ? कहीं मझदार में हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से फेलियर्स पे फेलियर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। और फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ही बड़ा फेलियर है। क्योंकि हमें कोई अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ में कौन सा देश है। एक ही देश है, इजराइल। नहीं, वो भी अपने साथ ही है। जब उसको जरूरत होगी वो तो अब कल को जो नेतन्याहू की सत्ता गई, तो जो नई सत्ता आएगी, क्या वो तो अपने अमेरिका करेगी? अमेरिका वाले बोल देंगे कि भाई तुमको इधर से अगर चाहिए तो उधर मत जाओ, आइदर विद अस आइदर विद देम। तो जब उनको इस सिचुएशन पे आ गई
कि इंडिया के खिलाफ ही जाना है यूएस को, तो वो वहाँ पे भी चाबी घुमा ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ वहीं से मिल रहा है। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक स्थिति होती जा रही है भारत के लिए। अब ये साल में देखते हैं कि क्या गुल खिलते हैं, कि Let's see. ये केओस जो है ये बढ़ती है कि घटती है, और ये प्रेशस मेटल्स की कीमत बढ़ती है कि घटती है, ये शैडो वॉर काइनेटिक वॉर में तब्दील होती है कि नहीं होती, ये सब देखने वाली बातें हैं। जो हम तो शुरुआत में बात कर रहे हैं, आज 12 तारीख है, पूरा साल आगे पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में हम फिर वापस बैठ जाएं आराम से कि भाई चलो आपस में लड़ लो, हम कुछ नहीं है, ना तो हमने इधर किया ना उधर भाई किया। तो भगवान करे वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, हाँ क्योंकि हम बिल्कुल सबका उससे बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सर, जितना लेकिन स्टेबलाइज रहे दुनिया, और ये जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, कितने लाख और लोगों की मतलब नौकरियां हाँ, जाएंगी, उनके घर बर्बाद होंगे। फाइनेंशियल सिस्टम जो अभी अनस्टेबल होने वाला है, जो ये सिल्वर की बाइंग शुरू होने वाली है, और जो उसका जो प्रभाव पड़ेगा इंडस्ट्री पे, स्टॉक मार्केट पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो सब बातें बड़ी चिंताजनक हैं। बिल्कुल। और उस पर मेरा ख्याल है कि ध्यान देना चाहिए बहुत ज़ोरों से। एक मतलब टास्क फोर्स बनानी चाहिए कि इंडिया के हित में क्या है, हम कहाँ जाएं, डिफेंस में कहाँ जाएं, इकोनॉमी में कहाँ जाएं, क्या करें। True. क्योंकि वी कैनॉट मतलब हम छुप नहीं सकते बिस्तर के नीचे, या सर के ऊपर चद्दर नहीं लगा सकते कि भाई हम कुछ देख नहीं रहे हैं, तो वो बंदर की तरह ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं। True. हियर नो ईवल, सी नो ईवल, स्पीक नो ईवल। और अगर हमारा ये फोकस है कि हमको 30 साल में बहुत ही आगे तेजी से बढ़ना है इकोनॉमिकली, तो फिर हमको उन सिस्टम्स में प्लग इन होना चाहिए, वो सारा रोड मैप बनाना वो चाहिए। तो नज़र नहीं आ रहा भाई। 30 वो साल तो में इकोनॉमिकली बढ़ना तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। पर कैपिटा इनकम का क्या बुरा हाल है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही चिंताजनक हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि हमारा देश सुरक्षित रहे, जी और ये जो उथल पुथल हो रहे हैं, उतराव चढ़ाव हो रहे हैं, उनसे हम अपने आप को इंसुलेट करें, और जो तूफान आ रहा है उससे छुप जाएं। मतलब कि और उसके लिए तैयारी करें कुछ। छाता खोल लें ताकि बारिश हमको भिगा ना दे, बिल्कुल और तैयारी करें। क्योंकि क्या पता कि ये जो सब चीज़ें हैं ये आगे मिलने वाली हैं कि नहीं मिलने वाली। ये जो सप्लाई चेन्स हैं उनका क्या होगा जो वॉर होगी तो। ट्रू। और वहाँ तो हमारा सिचुएशन बहुत ही ख़राब ही है, और कोविड की चैलेंज के बाद भी हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं उतना। बहुत ही लेवरेज जो हमारा होना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ पे, चाइना पे, यूएस पे, वो है नहीं। बट लेट्स सी सर, होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।